Environment and its component. Everything that surrounds or affects an organism during its lifetime is collectively known as its environment. Suppose there is a human being or any animal, that animal is surrounded by so many things, maybe living things, non living things, कि वो एनिमल है, वो जैविक और अजैविक चीज़ों से घिरा हुआ है और अपनी पूरी जीवन काल में उससे अफेक्ट हो रहा है. इन द होल लाइफ इट हैज़ बीन अफेक्टेड. दैट इज़ नॉन एज environment. So the everything that surrounds or affects an organism during its lifetime, पूरे उसके जीवन भर में उसके चारों तरफ होता है और साथ में उसके जीवन को प्रभावित करता है, it is collectively known as its environment. The environment is defined as the sum total of living, non-living components, influences and events surrounding an organism. So एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज आप अपने आप को ही मान ले, और चारों तरफ डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, ये सारे लिविंग कंपोनेंट्स हैं. और साथ में एयर में डिफरेंट गैसेस, लैंड जिस पे खड़े हैं उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स, पानी, एटमॉस्फेयर, ये सारी जो टेम्परेचर, सन की लाइट, ये सारे मिलाकर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ये अजैविक हैं. और ये सारे जो लिविंग है एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना, इवेंट्स हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ. किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले लो, उसके चारों तरफ कुछ न कुछ, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, चाहे पेड़ ग्रो कर रहा है किसी और के ऊपर, तो एक ऑर्गेनिज्म उसके चारों तरफ दुनिया में लाखों चीज़, करोड़ों चीज़ें हो रही हैं. तो वो इन्वायरमेंट इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. तो क्या कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग and non-living, all living and non-living components which influences and events surrounding an organism. Yeah, everything that surrounds or affects an organism during its lifetime. तो ये चीज़ को environment कहा जाता है. शायद आप दो तरीके से समझ में आ चुका कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके चारों तरफ जो चीज़, जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो उस ऑर्गेनिज्म के पूरे उसके लाइफ टाइम में उसको प्रभावित करता है, वो भी इन्वायरमेंट है, तो जो चारों तरफ है. या इन्वायरमेंट उसे भी कहेंगे हम जिसको पर्यावरण हिंदी में कहते हैं. इन्वायरमेंट इज ऑल्सो दैट द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. आसपास जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उसके किसी इवेंट्स में उसके कुछ कार्य कर रहा है, कुछ वो ऑर्गेनिज्म खा रहा है, लिव कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो उसमें उनके इवेंट्स में, फिनोमेना में, उस घटना में शामिल हैं. दे आर इन्वॉल्व्ड एंड दीज ऑल सराउंडिंग्स आर नॉन एज एनवायरनमेंट. उस ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वायरस टू मैन आर ऑब्लिगेटरीली डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म. 100% एक ऑर्गेनिज्म चाहे कोई भी हो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है. एंड इन्वायरमेंट फॉर फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड फॉर अदर नीड्स, फॉर एनी काइंड ऑफ नीड्स. इफ़ यू वांट टू टेक नाइट्रोजन, प्रोटीन, नाइट्रोजन मुझे गैस चाहिए, वाटर चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनी थिंग इफ़ यू वांट, तो वो आपको आसपास के सराउंडिंग पे ही डिपेंड करना होगा. द रिलेशनशिप एंड इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट आर हाईली कॉम्प्लेक्स. बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टडी है जिसको आप इकोलॉजी कह सकते हैं. इस स्टडी को, इनके बीच में रिलेशनशिप दिखाना, लिविंग, नॉन लिविंग, एक ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरमेंट के साथ कैसे इंट्रैक्शन हो रहा है, ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स स्टडी है. इट कंप्राइजेज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. तो जो सराउंडिंग में है दोनों ही कंपोनेंट्स हैं, लिविंग भी है, नॉन लिविंग. लिविंग को आप कह सकते हैं बायोटिक और नॉन लिविंग व बायोटिक, मतलब जैविक और अजैविक कंपोनेंट्स. एक और चीज़ ध्यान रखें, इन्वायरमेंट इज़ नॉट स्टैटिक. कभी भी आज से 50 साल के बाद इन्वायरमेंट यही नहीं रहेगा, इट विल बी डिफरेंट. आज से 200 साल के बाद इट विल बी डिफरेंट. द इन्वायरमेंट इज़ नेवर स्टैटिक. बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर आर इन ए फ्लक्स एंड कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली. ये लगातार चलते रहते हैं और लगातार बदलते रहते हैं. तो दे कीप ऑन चेंजिंग.
both biotic and abiotic factors keep on changing continuously. यदि abiotic factor में मैं तीन चार चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ abiotic factor में. पहला, the first importance that I am giving, it is एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से आपको डिफरेंट ऑक्सीजन, डिफरेंट गैसेस, नाइट्रोजन जिससे प्रोटीन वगैरह बनेगा, सो मैनी थिंग्स एटमॉस्फेयर दे देता है वातावरण. लिथोस्फेयर, जिस पर हम खड़े होते हैं, जो लैंड है वो लिथोस्फेयर है, जहाँ से मुझे सॉइल मिलता है, जहाँ से जो ग्रेविटी हमें देता है, खींच कर चिपकाए रहता है, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स भी प्रोवाइड करता है. तो ये लिथोस्फेयर है जिस पे हम खड़े हैं, जो हमें पहाड़ भी देता है, माउंटेन इट गिव्स प्लेट्यू, इट गिव्स प्लेन एरिया, और हर एक जगह अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लिव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव्स. एक होता है हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर में आप देखेंगे वाटर होगा, जो ओशियन वाटर है, रिवर वाटर है, लेक का वाटर है, पॉन्ड में वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है. ये सारे जो वाटर है हाइड्रोस्फेयर हैं, और हर जगह हर पानी में अलग अलग केमिकल्स हैं. कहीं पे सॉल्ट ज़्यादा है, कहीं पे सॉल्ट कम है, और किसी पानी में कुछ केमिकल्स हैं, और उसके अनुसार से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उस सब में ग्रो करते हैं. तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म को चाहिए एटमॉस्फेयर चाहिए, लिथोस्फेयर चाहिए, हाइड्रोस्फेयर चाहिए. साथ में सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सन से एनर्जी चाहिए, उसके बगैर कुछ होगा नहीं. लाइट चाहिए, लाइट, एनर्जी, हीट, जिसको आप टेम्परेचर कह सकते हो, हीट, ये सब चीज़ें चाहिए. तो ये एक प्रकार से आप यह कह सकते हो एबायोटिक, ये जीवित चीज़ नहीं है, दैट इज़ नॉट लिविंग, एबायोटिक. तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लें शॉर्ट में कि एबायोटिक में एनर्जी है जो सन से मिल रहा है, रेडिएशन दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम सन, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, ये भी हमें सन से मिल रहा है, वाटर हमें रिवर्स से मिल रहा है, ग्लेशियर से पिघलने से मिल रहा है, लेक से मिल रहा है, पॉन्ड से, ओशियन से मिल रहा है, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड विंड मिल रहा है हमें, फायर, हीट मिल रहा है, ग्रेविटी हमें खींच के रखा हुआ है, लैंड सरफेस, टोपोग्राफी है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, अलग अलग डिफरेंट एरिया है, सॉयल है, डिफरेंट सॉयल डिफरेंट चीज़ प्रोड्यूस करता है, जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम है, मतलब है कि ऊपर में हमारा एक रॉक है, रॉक के पास नीचे में सॉयल है, सॉयल के नीचे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी को और भी न्यूट्रिएंट दे रहा है. तो ये एक प्रकार से एबायोटिक में देख सकते हैं. एंड बायोटिक कंपोनेंट कैन हैव, आप देख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स हैं जिसमें आपको क्लोरोफिल होगा, और नॉन ग्रीन प्लांट्स है जहाँ क्लोरोप्लास्ट रहेगा, जिसमें डिफरेंट कलर के प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स अलग होते हैं. डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म या इनऑर्गेनिक की किसी चीज़ को डिकम्पोज तो करके, उसको डिकम्पोज करके छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है, तो डिकम्पोजर्स होते हैं. कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो किसी और एनिमल्स पे सर्वाइव करते हैं. सिम्बायंट्स होते हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से एक स्पेसिस किसी दूसरे अन्य स्पेसिस पे डिपेंडेंट रहता है. एनिमल्स हैं, मैन है, ये सारे क्या हैं आपको बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. दिस वे आपने देखा देयर इज एन एबायोटिक एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट्स. इसका मतलब है इट इज टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ फिश, एक एग्जांपल देखें तो फिश के जो चारों तरफ एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और जो फिश के अंदर इन्वायरमेंट है, उसके बॉडी के अंदर में इन्वायरमेंट है, उसको इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ फिश. इसी तरह किसी भी स्पेसीज और ऑर्गेनिज्म के एक बाहर का दुनिया इन्वायरमेंट है, एक अंदर की है. तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यदि हम लोग देखें, इट्स इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स सच एज लाइट, जो सन से मिल रहा है, टेम्परेचर दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम सन, इंक्लूडिंग द वाटर इन विच न्यूट्रिएंट्स, जिसमें पानी हो, ऑक्सीजन है, अदर गैसेज हैं, एंड ऑर्गेनिक मैटर्स आर डिजॉल्व. तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से मिल रहा है जिसमें बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और ये सारी चीज़ें प्राप्त किया जा रहा है. और एक बात ध्यान रखें कि हीट तो हमें वोल्केनिक इरप्शन से मिल सकता है, अर्थ के अंदर से हीट मिल सकता है, हीट वहाँ से ही मिल जाता है. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपने यहाँ पर क्या देखा, सारा
आपने जो देखा एबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक। बायोटिक इन्वायरमेंट में देखा जाए, द बायोटिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्लांक्टन। प्लांक्टन जो होता है पानी के अंतर्गत छोटे अलगी होते हैं जो कि फूड बनाते हैं, विच एज्यूम्स एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट्स, तो समुद्र के पानी में रहने वाले प्लांट्स प्लांक्टन। एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स, बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स होंगे, वी ह्यूमन बींग भी एनिमल्स हैं, और डिकम्पोजर्स जो कि जो भी चीज़ है उसको तोड़कर दोबारा मिट्टी में पृथ्वी में मिला देना। तो दैट इज़ ए बायोटिक एंड बायोटिक इन्वायरमेंट आपने देखा किसके अंतर्गत, फिश के चारों तरफ। फिश के अब हम लोग देखने जा रहे हैं फिश के इंटरनल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब इट इज इनक्लोज्ड बाय द आउटर बॉडी सरफेस, उसके बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट। द इंटरनल इन्वायरमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल। यदि कोई एनिमल्स जी रहा है, जिंदा है, तो उसका अंदर का इन्वायरमेंट रिलेटिवली स्टेबल होगा, और यदि वो डिस्टर्ब हो जाता है तो वो मर जाएगा। द इंटरनल इन्वायरमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल है तो वो जिंदा रहेगा, चाहे जैसा भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो। हाउएवर इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली कांस्टेंट। आप भी जानते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट में भी थोड़ी बहुत, आप एक ह्यूमन बींग है तो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में कभी अंदर से कुछ रिएक्शन होता है, खाना खाते हैं आप, कुछ बैक्टीरिया या वायरस चला जाता है तो इंटरनल इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब होता है। तो हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, अंदर वाटर बॉडी में वाटर की कमी हो सकती है, ज़्यादा हो सकता है। हाउएवर इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली कांस्टेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट रहे। इंजरी हो, इलनेस हो और एक्सेसिव स्ट्रेस अपसेट द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ए फिश। हम लोग यहाँ पे फिश को लेकर बोल रहे हैं, चाहे आप अपने तरफ से भी कंसिडर कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने इफ ए मरीन फिश, जो समुद्र में रहने वाला फिश है, नमक में, इज ए ट्रांसफर टू ए फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, यदि उसे हम फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में, फ्रेश वाटर जिसमें नमक नहीं रहेगा, बहुत कम रहेगा, वहाँ पे लाया जाए तो वो वहाँ पर उसको वो सस्टेन नहीं कर पाएगा उस इन्वायरमेंट को लेकर। इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट, क्योंकि उसका इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से उसका इंटरनल इन्वायरमेंट भी अफेक्ट हो गया। शायद ये क्लियर है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्पेशली रिलेटेड टू, हमने फिश होके देखा। यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक इंडिविजुअल है और बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, और सपोज ये एक एनिमल का पॉपुलेशन है, इस एनिमल का डिफरेंट पॉपुलेशन है, इस एनिमल का डिफरेंट पॉपुलेशन है, इस एनिमल का डिफरेंट पॉपुलेशन, ये सब मिलकर क्या बना दिए, एक कम्युनिटी बना दिया उन्होंने। और ये किसी जगह पर किसी फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड टाइम पर कहीं रहकर आपस में इंटरेक्ट करते हुए इकोसिस्टम बना दिया, और किसी फिक्स्ड जोग्राफिकल रीजन में, फिक्स्ड क्लाइमेट के अंदर ये इकोसिस्टम बायोम बना दिया, और पूरे अर्थ पे ऐसे कई बायोम मिलकर बायोस्फीयर निर्माण कर दिए। इसका मतलब है इट इज़ मूविंग फ्रॉम इंडिविजुअल, ये जो मूव कर रहा है इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, इंडिविजुअल से इट इज़ मूविंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बना, पॉपुलेशन टू कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम, बायोम से बायोस्फीयर। इफ़ यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो सेल्स होता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, ये है कोशिकाएं, कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। सेल्स गेट टुगेदर एंड टिश्यूज से मिलकर एक पर्टिकुलर और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स बनकर एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। जैसे आपके हमारे जो हैं हार्ट है, लंग्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन हैं, वो डिफरेंट सेल टिश्यू से मिलकर हार्ट बना, फिर लंग्स बना, किडनी बना, डिफरेंट जितने भी ऑर्गन्स है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो बनकर एक ऑर्गेनिज्म का तैयार करता है ऑर्गेनिज्म। और इसी ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल कहा जाता है। इंडिविजुअल, सपोज करें कि डॉग है, वो एक इंडिविजुअल है। सपोज करिए कि एक स्पेसिस 1 है, वो एक, सपोज करें कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रास है, तो इस स्पेसिस इंडिविजुअल के बहुत सारे पॉपुलेशन नंबर्स किसी फिक्स्ड एरिया में, किसी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम में, मान लीजिए कि
एक साल के अंतर्गत इसकी जो टोटल पॉपुलेशन दिखी वो दिखी आपको 10 लाख। वहीं पे दूसरा स्पीसीज 2 है जो ग्रास को खा रहा है, वो है ग्रास ओपर। इसकी भी पॉपुलेशन है इन ए गिवन जोग्राफिकल रीजन, किसी एक जोग्राफिकल रीजन में एक फिक्स पीरियड टाइम में इनकी पॉपुलेशन है। मान लीजिए इसकी पॉपुलेशन है आपको 1 लाख। अब इसी जोग्राफिकल रीजन में तीसरा स्पेसीज है, वो इंडिविजुअल है और उसकी पॉपुलेशन कम, जो भी इंडिविजुअल है उसकी नंबर्स डिटरमाइन करता है, उसको बना देता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, किसी भी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में किसी फिक्स जोग्राफिकल रीजन में जो नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल है पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर 10 लाख पॉपुलेशन ग्रास का दिखा, 1 लाख पॉपुलेशन ग्रास ऑपर का दिखा, और यहाँ पर उसी सेम फिक्स्ड पीरियड में सेम टाइम में वहाँ पे फ्रॉग है। फ्रॉग्स का पॉपुलेशन यहाँ पर मान ले 10,000 है, 10 के उस सीजन में। और दूसरा स्पेसिस है इसी रीजन में स्नेक, उनकी भी पॉपुलेशन है स्नेक, और स्नेक और उसी जोग्राफिकल रीजन के पास एक और स्पेसिस है, वो है आपको ईगल या काइट। तो स्नेक की पॉपुलेशन है 1 के और वहाँ पर 100 सपोज करें हमारा क्या है, ईगल और काइट। तो ये जो इंडिविजुअल है उसका पॉपुलेशन है और किसी जोग्राफिकल रीजन में डिफरेंट स्पेसीज मिलकर एक कम्युनिटी बना दी है। क्या बना दिया इन्होंने, दे हैव क्रिएटेड कम्युनिटी। So what I said that individuals and their numbers make it population of different species in a geographical region creates community। और ये कौन सी कम्युनिटी बन गई, बायोटिक कम्युनिटी। यहाँ पे ग्रास इज, यहाँ पर आप देखेंगे यू कैन बी एबल टू सी द ग्रास इज ईटेन बाय ग्रास ओपर, ग्रास ओपर इज ईटेन बाय फ्रॉग्स एंड frogs are eaten by snake and snakes are eaten by kite or eagle। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कुछ फूड चेन है, कुछ फूड वेब है, एक खाद्य श्रृंखला है यहाँ पर। तो इस फूड चेन, इसका मतलब है कि बायोटिक कम्युनिटी आपस में इंटरेक्ट कर रही है, आपस में दे आर इंटरेक्टिंग। ये सारे जो बायोटिक कम्युनिटी हैं आपस में क्या कर रहे हैं, दे आर इंटरेक्टिंग, दे आर इंटरेक्टिंग, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और किसी जगह मान लीजिए कहीं पर फ्रॉग्स खत्म हो गया तो ग्रास ओपर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, इकोलॉजिकल एक्सप्लोजन हो जाएगा, इसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। इसलिए सभी को रहना जरूरी है, कोई भी एक खत्म हुआ, एक्सटिंक्ट हुआ तो किसी और का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और वहाँ का सिस्टम खराब हो जाएगा। सो ये एक प्रकार से देखा कि एक आपस में बायोटिक कम्युनिटी का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन ये जितने भी ग्रास हैं, ग्रास ओपर हैं, आसपास हवा, पानी, लैंड सरफेस से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इनका इंटरेक्शन, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं किसी बायोटिक कम्युनिटी में, वो किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ईच अदर इंटरेक्शन हो रहा है। और साथ में ये एबायोटिक कंपोनेंट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, एबायोटिक कंपोनेंट से। इसका मतलब है कि इसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, इन ए गिवन ज्योग्राफिकल रीजन व्हेन द बायोटिक कम्युनिटी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, इंटरेक्टिंग बायोटिक कम्युनिटी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, और यहाँ पे एबायोटिक कम्युनिटी से भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन ए गिवन ज्योग्राफिकल रीजन, व्हेन बायोटिक कंपोनेंट is interacting with the abiotic component as well as interacting with each other, that is known as ecosystem। यदि आप अपना डेफिनेशन चाहते हैं कि इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम इज लाइक दो चीज है कि बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर रहा है एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट इज आल्सो इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। सो व्हेन what is an ecosystem, it is an ecosystem when there is an interaction within the biotic component as well as interaction with the abiotic component। तो ये आपको दिमाग में रहेगा तो you can understand ecosystem। तो इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल हुआ, इंडिविजुअल के बहुत सारे नंबर्स पॉपुलेशन बना देते हैं एक स्पेसिस का, और डिफरेंट स्पेसिस का पॉपुलेशन जब एक जगह रहें तो वो कम्युनिटी बन जाता है। और जब
ये कम्युनिटी डिफरेंट स्पेसीज का दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर एज वेल एज इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट, मीन्स एबायोटिक कंपोनेंट से कर रहे हैं, तो ये टोटल एक इकोसिस्टम बना देता है. परहैप्स यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इकोसिस्टम. सो आपने क्या देखा, व्हाट वी हैव सीन इंडिविजुअल S1 इंडिविजुअल, S2 इंडिविजुअल, S3 स्पेसीज, S4 स्पेसीज, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियां स्पेसीज हैं और इनकी इनकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन है. P1 पॉपुलेशन, P2 पॉपुलेशन, P3 पॉपुलेशन, P4 और P5. तो ये क्या बना दिए, ये टुगेदर किसी जगह रह रहे हैं, तो ये क्या बना दिए, कम्युनिटी. व्हाट दे हैव क्रिएटेड, कम्युनिटी. तो हमने क्या देखा, इंडिविजुअल से क्या बना, उसके पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हैज क्रिएटेड व्हाट, कम्युनिटी. और ये कम्युनिटी आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, दे आर द बायोटिक कम्युनिटी आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर एज वेल एज उनमें इंटरेक्शन विद द एबायोटिक कम्युनिटी भी हो रहा है, दोनों हो रहा है. तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम. तो यदि मैं जाकर एक इकोसिस्टम के अंतर्गत एक पॉन्ड देखूं, मैं पॉन्ड, तो पॉन्ड में फिश है, सपोज करिए एक पर्टिकुलर फिश है, तो उस फिश के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट दूसरे स्पेसीज भी होंगे उस पॉन्ड में वो, और साथ में पानी होगा एबायोटिक कम्युनिटी से भी, उसमें पानी इन द पॉन्ड वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा, डिफरेंट गैसेस डिजॉल्व होंगे, वो भी ले रहा है गैसेस एटमॉस्फेयर. साथ में पानी के नीचे जमीन है जिससे मिनरल्स मिल रहा है. तो आप एक फिश क्या है, दूसरे नीचे वाले एबायोटिक कंपोनेंट से भी इंटरेक्ट कर रहा है और साथ साथ वो आसपास के दूसरे छोटे फिशेस को खा रहा है, तो वहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट से भी इंटरेक्ट कर रहा है. तो एक पॉन्ड भी आपका क्या हो सकता है, इकोसिस्टम. इट कैन बी वेरी स्मॉल एंड इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है. अब यदि मैं आ जाऊं, आपको ये इकोसिस्टम, आई थिंक इट इज क्लियर. सपोज करें, आई सेड आई एम मेकिंग द मैप ऑफ एन वर्ल्ड. हियर आई एम मेकिंग द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका. हियर इट इज द मैप ऑफ साउथ अमेरिका. और मैं आई एम ड्राइंग, दिस इज एन इक्वेटोरियल लाइन. हियर इट इज अफ्रीका. Upper side that we are drawing, here it is Europe, and here you can see Asia, and here it is different island countries and Australia. So if I am watching that, if I say that, I said that in this region, equatorial region, in the equatorial region, if I am talking about in this equatorial region, if I say यहाँ का टेम्परेचर, इक्वेटोरियल रीजन का टेम्परेचर एक लगभग हाई की तरह ही रहेगा, 27-28 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर होता है. यहाँ पे रेनफॉल कैसा रहता है इक्वेटर पर, ऐसे रेनफॉल अराउंड 200 to 400 सेंटीमीटर थ्रू आउट द ईयर. और ये इफ़ आई एम सेइंग, यदि मैं कहूँ कि ये आपका अफ्रीका का कॉन्गो रीजन है, ये साउथ अमेरिका का ब्राज़ील रीजन है और कुछ इंडोनेशिया रीजन के आसपास, यहाँ पर हर जगह टेम्परेचर ऐसा ही है, रेनफॉल ऐसा ही है, तो वहाँ पर एक अलग प्रकार की, यहाँ पे भी जो स्पेसीज होंगे प्लांट स्पेसीज, एनिमल स्पेसीज यहाँ पे मिलेंगे. तो ये एक क्रिएट करता है कि एक लार्ज जोग्राफिकल रीजन इकोसिस्टम. हमने क्या बोला, यहाँ पे भी इकोसिस्टम है, सेम इकोसिस्टम मिलेगा इन तीनों रीजन में. ये फर्स्ट रीजन, ये सेकेंड रीजन कॉन्गो का, और ये यहाँ पे थर्ड रीजन. इन ऑल थ्री रीजन में एक ही जैसा इकोसिस्टम मिलेगा. तो इकोसिस्टम ने लार्ज जोग्राफिकल रीजन, ये छोटा सा जोग्राफिकल रीजन नहीं है. इकोसिस्टम इन लार्ज जोग्राफिकल रीजन, कैसे रीजन में, इकोसिस्टम इन ए लार्ज जोग्राफिकल रीजन, बड़े से जोग्राफिकल रीजन में, वेयर क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ का जलवायु गुण है जो, एंड फिजिकल भी साथ में लिख सकते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखकर, लेकिन आप वहाँ पे वेजिटेशनल स्ट्रक्चर एनिमल्स लगभग क्या हो, सेम हो.
दैट इज नॉन एज बायोम। तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल बायोम। सो व्हाट आई सेड, अ इकोसिस्टम इन ए लार्ज ज्योग्राफिकल रीजन where climatic characteristics, vegetational structure, animal structure is about same, it is known as biome। तो इकोसिस्टम से ऊपर क्या बन गया? बायोम बन गया। अब यहां पे भी बायोम आप देखोगे, जैसे मैंने बोला ये रीजन डेजर्ट बायोम है, ये डेजर्ट बायोम, यहां पे भी डेजर्ट बायोम और यहां पे भी डेजर्ट बायोम। तो डेजर्ट बायोम भी एक क्या है? इकोसिस्टम इन लार्ज ज्योग्राफिकल रीजन वेयर द क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेजिटेशनल स्ट्रक्चर इज सेम। तो इस तरीके से आपने बायोम देखा, शायद आपको समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से यू कैन से हाउ एक इंडिविजुअल का अगला स्ट्रक्चर बनता है, इंडिविजुअल का अगला स्ट्रक्चर बनता है पॉपुलेशन मिलकर, एक डिफरेंट स्पेसीज के पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं, और उस कम्युनिटी में जब बायोटिक कम्युनिटी एंड एबायोटिक कम्युनिटी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एज वेल एज देयर इज एन इंटरेक्शन विद इन द बायोटिक कम्युनिटी, दोनों के बीच में हो, तो फिर वो क्या बन जाता है? इकोसिस्टम। और जब एक इकोसिस्टम लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में हो जहाँ के क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और जहाँ पर वेजिटेशनल स्ट्रक्चर ये सब सेम हो, तो वो क्या बन जाएगा? बायोम। व्हाट इट विल बी? बायोम। और ये बायोम पूरे वर्ल्ड में जब रहेंगे तो वो एक बायोस्फीयर क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है? बायोस्फीयर। आई थिंक अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया कि इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, आफ्टर कम्युनिटी इकोसिस्टम, देन देयर इज बायोम एंड देन देयर आफ्टर देयर इज बायोस्फीयर। और ये है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी।